Okay. So good evening, my dear students. uh, हम लोग ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग Good एंड evening, एक्सचेंज ऑफ sir. गैसेस की बात करें. गुड इवनिंग. वी आर लर्निंग अबाउट द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन फिजियोलॉजी, राइट. तो हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर. तो क्या एक कर आप सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके. ये P50 वैल्यू वगैरह भी क्लियर है ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके. ये स्लाइड हम लोगों ने देखी थी लास्ट लेक्चर में, ये स्लाइड करी थी. यस. हेलो. No, sir. हाँ. No, देखो, sir. P50 वैल्यू क्या होती है? P50 वैल्यू क्या होती है? P50 वैल्यू, देखो देखो P50 वैल्यू क्या होती है? P और 50, ये दो वर्ड है इसमें. ठीक है, ये दो वर्ड है, P एंड 50. इसका मतलब क्या है? ये P का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड 50 का मतलब है 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. P का मतलब क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड 50 का मतलब है 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. तो देखो हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो स्टैंडर्ड ग्राफ है बीच का, यहाँ पे राइट शिफ्ट है, वो टिश्यू में होता है. उसको बोलते हैं बोहर इफेक्ट. ड्यू टू द इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज अ डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन. टिश्यू में जब ब्लड आता है टिश्यू कैपिलरी में, तो उधर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, और उसकी वजह से ऑक्सीजन का एंड हीमोग्लोबिन का जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराती है टिश्यू को, सेल्स को. ओके. तो दिस इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ टू द राइट. ओके. So it is due to the increase in the partial pressure of carbon dioxide. There is a dissociation of oxygen and hemoglobin. So this is called as Bohr's effect. लेफ्ट साइड में क्या होता है? जब जो कि लंग में होता है, लंग में ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का होता है एसोसिएशन, क्योंकि उस साइड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है. ओके. ये तो ग्राफ आपको क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, देखो, sir. अभी ये हमने वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉ किया था? वाई एक्सिस पे परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. तो 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100% लिखा था. और एक्स एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया था, मतलब रखा था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम 0 to 100 या 104. ओके. तो ये इधर है 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. ओके. ये है इधर, मैंने कर्सर रखा है, दिख रहा है ना आपको कर्सर? कर्सर दिख Yes, रहा sir. है? हाँ. तो इधर है 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. तो अगर हमने इंटरसेप्ट करा, तो ये तो है स्टैंडर्ड ग्राफ, बीच का जो है वो स्टैंडर्ड ग्राफ है. तो ये यहाँ पे आएगा, ये 50% से सीधा परपेंडिकुलर, या मतलब इंटरसेप्शन इधर आएगा इस ग्राफ पे, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला अगर एक्स एक्सिस पे, तो इधर आएगा. और इधर है 25, इधर क्या है 20 के बाद एक 40, और इधर है बीच में 30, तो इधर है 25. तो आपको क्लियर है अभी? Yes, sir. मतलब क्या है Yes, sir. कि जब हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से सैचुरेशन होता है 50%, 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट विद ऑक्सीजन, तब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है? 25. क्या है? 25 है. सो एट 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 25. तो इधर हमने क्या लिखा है कि P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. तो जब हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट है ऑक्सीजन से, तब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 25 है. कितना है? 25 है ना? 25. ओ. तो इसको ही बोलते हैं P50 वैल्यू. तो P50 वैल्यू क्या है? 25 मिलीमीटर ऑफ Hg. मतलब 25 मिलीमीटर ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड. क्लियर? Yes, sir. ओके. जब टिश्यू की बात आती है, तो टिश्यू में जो कैपिलरी होते हैं, उसमें जो ब्लड होता है, उसमें CO2 ज्यादा होता है. इसलिए जो ग्राफ है वो राइट साइड शिफ्ट होता है. उसको ही हम लोग बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट. तो जब
ग्राफ राइट साइड पे शिफ्ट होता है तो P50 वैल्यू बढ़ती है या कम होती है देखना है हमें। ये देखो, ये शिफ्टिंग टू द राइट है ना, ये वाला लास्ट वाला शिफ्टिंग टू द राइट है, राइट ना। Yes, sir. तो अगर 50% ये P50 है, मतलब 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, अगर इसको इंटरसेप्ट किया ये राइट, शिफ्ट टू द राइट ग्राफ पे, तो ये वैल्यू इधर आएगा, इधर आएगा। अंडरस्टैंड, मतलब ये Yes, sir. 25 से बढ़ेगा, 25 से बढ़ेगा। और अगर हमने इसकी बात करी शिफ्ट टू द लेफ्ट की, तो ये तो ग्राफ 50% से इंटरसेप्ट किया तो इधर ही आएगा, इधर, और इधर से परपेंडिकुलर डाला तो इधर आएगा, मतलब इट इज लेस देन 25, राइट। Yes, sir. Yes, sir. मतलब जब ग्राफ राइट पे शिफ्ट होता है तो P50 वैल्यू बढ़ती है। P50 वैल्यू पहले कितनी थी, 25 थी, अभी मोर देन 25 आ गई है, अभी 25 से बढ़ गई है। देखो ये 25 थी, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड ग्राफ पे P50 वैल्यू 25 थी, ये अभी, अगर ग्राफ राइट को शिफ्ट हो रहा है, राइट को शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एफिनिटी थी ऑक्सीजन की और हीमोग्लोबिन की वो घट रही है। क्यों घट रही है, कम क्यों हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि टिश्यू की बात है, तो वो P50 वैल्यू बढ़ रही है। और अगर लेफ्ट शिफ्ट की बात करें इधर, जिसको हम लोग हेल्डन इफेक्ट बोलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट को क्या बोलते हैं, हेल्डन इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर लेफ्ट शिफ्ट की बात की तो वही P50 वैल्यू कम है, 25 से कम है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, तो लंग में क्या होता है कि शिफ्ट होता है लेफ्ट को, क्योंकि P50 वैल्यू डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लंग में घटता है। अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का घटता है, इसका मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को अभी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो रोक सकता था वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो अभी कम हो गया है, क्योंकि लंग में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 मिलीमीटर ऑफ Hg है, राइट। तो उसको अभी रोक Yes, नहीं sir. सकता, अभी कार्बन डाइऑक्साइड ही तो रोकता है ना हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को बाइंडिंग को। ठीक, तो इसका मतलब है लंग में, लंग की बात करें तो उसमें चाहे वो लंग अल्वियोलस हो या चाहे वो लंग का कैपिलरी हो, उधर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। तो ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रोकने वाला था हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को, वो कम है, तो ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन होगा। क्या होगा, एसोसिएशन होगा। तो P50 वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब क्या, मतलब क्या, बहुत ही कम। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग में नहीं है या कम है, बहुत ही कम है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम भी होगा ना, कम भी होगा ना, तो भी देयर विल बी एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। मतलब कम पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन होता है लंग में। क्यों, क्योंकि लंग में कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर थोड़ा कम भी होगा, तो ही सैचुरेशन होगा हीमोग्लोबिन का, फास्ट सैचुरेशन होगा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से। लेकिन टिश्यू की बात करें तो टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो इसलिए हीमोग्लोबिन का और ऑक्सीजन का एसोसिएशन होने में दिक्कत है। तो एसोसिएशन होना है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लो होना चाहिए और ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब है लंग में ऑक्सीजन अगर कम भी है, मानो कम भी है, तो भी एसोसिएशन हो सकता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम है। लेकिन टिश्यू में तो डिसोसिएशन होगा, मतलब ज्यादा पार्शियल प्रेशर भी है ऑक्सीजन का, लेकिन वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा है ना, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा भी है तो भी सैचुरेशन थोड़ा स्लो होगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? Yes, sir. sir. Yes, ओके, sir. ये Yes sir. P50 वैल्यू है। तो P50 वैल्यू कम है, कम मतलब है क्या है, कम, कम का है। ये शिफ्ट कहाँ पे है, शिफ्ट लेफ्ट पे है। कहाँ पे है, लेफ्ट Left. पे। मतलब ये कंडीशन कहाँ पे है, लंग पे है। और P50 वैल्यू इंक्रीज, मतलब शिफ्ट कहाँ पे है, राइट पे। शिफ्ट कहाँ है, Right Right. पे. राइट पे। इसका मतलब ये कहाँ पे है, टिश्यू पे है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्डन, सॉरी, इसको बोलते हैं बोअर्स इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते Boar's हैं effect. बोअर्स इफेक्ट। दिस शिफ्टिंग इज कॉल्ड एज बोअर्स इफेक्ट। और इसको बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट। इसको क्या बोलेंगे,
Haldane effect. हेल्डन इफेक्ट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो डिक्रीज हो रहा है, शिफ्ट टू लेफ्ट मतलब एसोसिएशन हो रहा है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा है, और टिश्यू में उल्टा हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है CO2 का और Hb का, और डिसोसिएशन हो रहा है Hb का और ऑक्सीजन का। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अभी हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 बनती कहाँ पे? टिश्यू पे बनती है ना, टिश्यू पे Yes, बनती sir. है। ऑक्सीजन जाता है टिश्यू तक, लंग से टिश्यू तक जाता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन टिश्यू यूज करती है क्योंकि मेटाबॉलिज्म के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, और वो बनाती है बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो सपोज ये टिश्यू है, इधर मैंने बनवाया है, सपोज ये टिश्यू है, सपोज ये टिश्यू है, तो टिश्यू में CO2 बनेगा ना, और CO2 ये ब्लड, ये इधर सपोज ब्लड है, इस पूरा ये खाली है, वो सपोज ब्लड है, ये सपोज ब्लड है, और ब्लड में आपको पता है क्या होता है? दो चीज होती है, एक तो RBC होता है, एक तो सपोज ये RBC है, और RBC के बाहर क्या होता है? प्लाज्मा होता है ना। Yes, sir. sir. तो सपोज ये RBC है और ये है प्लाज्मा, ये क्या है? प्लाज्मा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में आती है, तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा है और RBC है, बाकी भी है, लेकिन हमें अभी हमारे काम का इधर RBC और प्लाज्मा है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से 7% कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व इन प्लाज्मा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बाकी बचता है 93% कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी कितना बचा? Yes. 93%. अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए ना ये रिकॉर्डिंग, तो प्लीज मुझे बोल दो। हाँ बच्चों, ओके, तो बाकी कितना बचा? कार्बन डाइऑक्साइड 93% बचा। कितना बचा? 93%। वो सीधा जाता है RBC के अंदर। किधर जाता है? RBC के अंदर। RBC के अंदर। और उसमें भी क्या होता है? जो 20 to 25% है ना, 20 to 25%, एक्चुअली NCERT ने इतना बनाया है, तो एक्चुअली होता है वो 23%, लेकिन NCERT ने बताया 20 to 25%। उतना जो CO2 होता है ना, वो CO2 हीमोग्लोबिन से बॉन्ड फॉर्म करता है, हीमोग्लोबिन से बॉन्ड फॉर्म करता है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हमें पता है इधर सपोज इधर लंग है, इधर सपोज अल्वियोलस है या लंग है, ये सब लंग की बात करेंगे। तो अल्वियोलस से ऑक्सीजन आया था ना, इंस्पिरेशन में, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ऑक्सीजन ये ब्लड में गया था, और ये ब्लड अभी कहाँ पे गया है? ये ब्लड अभी कहाँ पे गया है? ये ऑक्सीजन अभी कहाँ पे गया है? ब्लड में से टिश्यू में गया है। कहाँ पे गया है? टिश्यू Tissue में. Tissue में। RBC के अंदर होते हैं ना 97% ऑक्सीजन, पता है आपको? 3% कहाँ पे है? 3% ऑक्सीजन डिजॉल्व इन प्लाज्मा, एंड 97% ऑक्सीजन किधर गया? RBC में गया था ना। ये टिश्यू, ये लंग में हुआ था एक्चुअली। कहाँ पे हुआ था? ये लंग में हुआ था। तो 97% ऑक्सीजन कहाँ, किसको अटैच था? हीमोग्लोबिन को ना, Yes, sir. Yes, था sir. हीमोग्लोबिन को। और क्या था वो? क्या बना था? HbO2 बना था ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो 97% HbO2 था। क्या था? Hb4O2 था। तो अभी जब ये Hb4O2 टिश्यू तक आएगा, तो टिश्यू में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है ना इधर, पार्शियल प्रेशर टिश्यू में, तो इधर Yes, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन HbO2 टूट जाएगा, और ये क्या बनेगा? ये Hb बनेगा। क्या बनेगा? Hb बनेगा, और HB. O2 बनेगा ना।
Yes, sir. Yes, sir. ये O2 कहाँ पे जाएगा? इधर जाएगा ना, टिश्यू पे, राइट? Yes, sir. ये भी इधर जाएगा ना? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देखो Yes, sir. अभी CO2 की बात कर रहे थे, तो वहां पे कंटिन्यू करेंगे। ये पे क्या है, 20 to 25% CO2 जो Hb से जुड़ा था, और उसे क्या बना था? HbCO2 बना था, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। क्या बना था? ये क्या बना था? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन जुड़ता है हीमोग्लोबिन से तो वो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है हीमोग्लोबिन से तो वो बनता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ता है तो बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देखो, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी कार्बोक्सी, ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोक्सी नहीं आएगा, ये आएगा कार्ब अमीनो। अच्छा, क्यों आएगा कार्ब अमाइनो? क्योंकि सपोज ये सपोज क्या है, हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन, एक आरबीसी में मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं, तो एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन ग्रुप होते हैं, Fe+2, राइट? और Yes, sir. 4 ग्लोबिन चेन होती है। और ग्लोबिन चेन मतलब प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड चेन, उसके पास एन टर्मिनल, एन अमाइनो टर्मिनल पार्ट है और कार्बोक्सी टर्मिनल पार्ट है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. तो जो इसका अमाइनो टर्मिनल पार्ट है ना, NH2 पार्ट है ना, उस पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगा। ये NH2 पार्ट पे, मतलब ये हीमोग्लोबिन के अंदर होगा, लेकिन डायग्राम में दिखा नहीं सकता, वो भी बीच पिच हो जाएगा। तो इसके NH2 ग्रुप पे कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगा। NH2 ग्रुप पे, किसके NH2 पे? ग्लोबिन चेन पे। तो कार्ब अमाइनो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमाइनो ग्रुप का बॉन्ड फॉर्म हुआ है ना, तो इसलिए बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. इस डायग्राम में भी मैं दिखा सकता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अभी, मुझे नहीं लगता कि चाहिए। ठीक है, इस पे भी दिखा सकता हूँ। देखो, अब मैं जहां जहां लिख रहा हूँ वहां पे ध्यान दो। ये टिश्यू था, ये क्या था? टिश्यू था ना, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर Yes, sir. निकला, उसमें से 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो गया प्लाज्मा में, राइट? Yes, Yes. Yes, sir. sir. आप में से किसी का माइक ऑन है तो इको हो रहा है। हेलो 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 हेलो, राहुल कौन है? राहुल, आपका माइक बंद करो। राहुल, म्यूट योर माइक। यस, देखो, अगर किसी का माइक ऑन होने से इको है ना, तो प्लीज बंद करो, और आप टाइप कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम हो सकता है। सॉरी फॉर। यस गिन्नी, ये कौन बोल रही है? ये बेटा बोलो। यस। सर गलती से हो गया था। हाँ, अभी हाथ मत लगाते रहो इसको, देखो, ठीक है, नो इशू। देखो, ये टिश्यू में CO2 बाहर निकला है, 7% डिजॉल्व हो गया प्लाज्मा में, 93% अंदर गया आरबीसी के अंदर, आरबीसी है, राइट? दिस आरबीसी। क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. उसमें से 23% कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट हुआ हीमोग्लोबिन से और बना कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। क्या बना? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, यहाँ पे अल्वियोलस में से हमने ऑक्सीजन अंदर लिया था, वो अंदर ऑक्सीजन गया था, हीमोग्लोबिन Hb4O2 बना था। अभी टिश्यू में आने के बाद ये हीमोग्लोबिन का एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन अलग होगा, हीमोग्लोबिन अलग होगा, राइट? और ये ऑक्सीजन चला जाएगा किसमें? ये देखो, ये यहाँ से ऑक्सीजन गया है, ये टिश्यू में चला गया। ऑक्सीजन कहाँ से गया? ये टिश्यू में गया है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. टिश्यू में गया है। तो देखो, और हीमोग्लोबिन अभी बचा है। अभी बात करेंगे कि जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड बचा था ना, 23% या 20 to 25% इंटरैक्ट हुआ था हीमोग्लोबिन से, तो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बन गया। और 70% जो बचा था 93% में से 23% तो इधर इंटरैक्ट हुआ हीमोग्लोबिन को, और 70% जो बचा था वो पानी में डिजॉल्व हुआ है। आरबीसी के अंदर भी पानी है ना,
Yes, sir. तो ये Yes, sir. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और उसका बनता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड बना। क्या बना उसका? कार्बोनिक एसिड। और ये रिएक्शन किसने कैटालाइज की? सबसे फास्टेस्ट एंजाइम इन द वर्ल्ड, सब पूरे वर्ल्ड में जो सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। आपने एंजाइम में पढ़ा होगा ना बायोमोलिक्यूल में, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम सबसे फास्टेस्ट एंजाइम होता है। आपको पता है स्पीड उसका कितना स्पीड होता है? और क्या करता है वो? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O को H2CO3 में कन्वर्ट करता है, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो आपको पता है कि कितना होता है इसका रेट, कितना होता है एंजाइम का? यस, 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बोनिक एसिड के। कितने? 6 lakh 6 molecules. lakh. 6 6 लाख 1 सेकेंड में। अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और पानी में डिजोल्व किया तो 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल डिजोल्व होंगे। अगर एंजाइम नहीं है तो विदाउट एंजाइम 1 आवर में 200 मॉलिक्यूल्स तैयार होंगे H2CO3 कार्बोनिक एसिड से। आपने क्या किया? पानी लिया, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व किया, तो 1 घंटे में कितना डिजोल्व होगा और कितना H2CO3 बनेगा? 200 मॉलिक्यूल्स। कितना बनेगा? 200 molecules. लेकिन उधर आपने कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम डाला तो कितना बनेगा? 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स। 1 घंटे में 200 कहा और 1 सेकेंड में 6 लाख कहा। आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब 10 मिलियन टाइम। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख इंटू 10 लाख मतलब 1 करोड़। 1 करोड़ टाइम रेट का एंजाइम बढ़ता है जब एंजाइम आता है। तो 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल और 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल। तो 10 मिलियन टाइम एंजाइम की वजह से स्पीड बना। हर एंजाइम ऐसा नहीं करता, लेकिन ये एंजाइम जो है कार्बोनिक अनहाइड्रेज तो सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है वर्ल्ड का, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इज इट क्लियर? Yes, sir. H2CO3 बनेगा। लेकिन जो H2CO3 बना है ना बच्चों, वो बहुत अनस्टेबल है, वो स्टेबल नहीं है। वो इमीडिएटली ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा? डिसोसिएट होगा। HCO3 माइनस प्लस H प्लस, इसमें ब्रेक होगा वो HCO3 माइनस प्लस H प्लस। इतना क्लियर है आपको? Yes, sir. और इधर हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन लेके आया था टिश्यू तक, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का कंपाउंड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन अलग हुआ, ऑक्सीजन टिश्यू में चला गया, और हीमोग्लोबिन जो रिलीज हुआ था, उस हीमोग्लोबिन के पास थोड़ा ऑक्सीजन तो है ना, क्योंकि हमें पता है कि हीमोग्लोबिन जब टिश्यू में आता है, टिश्यू कैपिलरी में, तो सिर्फ 25% ऑक्सीजन देता है। उसके पास 75% ऑक्सीजन रहता है नॉर्मल कंडीशन में। अगर स्ट्रेनर कोई हार्डवर्क है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए टिश्यू को, तो उल्टा करता है, 75% टिश्यू को देता है, 25% अपने पास रखता है। इसका मतलब कोई भी हो, अगर नॉर्मल मैकेनिज्म हो या स्ट्रेनर्स वर्क की मैकेनिज्म हो, तो दोनों टाइम कोई ना कोई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के पास बचता ही है। चाहे वो 25% हो नॉर्मल कंडीशन में, या स्ट्रेनर एक्सरसाइज की बात करें तो 75% उसके पास 25% बचता हो, और नॉर्मल कंडीशन है तो 75% बचता हो, तो उसके बाद बचता है ना हीमोग्लोबिन, पूरा ऑक्सीजन नहीं देता टिश्यू को कोई भी Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब है इधर मैंने लिखा है कि हीमोग्लोबिन ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, फिर भी इस हीमोग्लोबिन के पास कोई ना कोई ऑक्सीजन है, पूरा खाली नहीं हुआ है। तो ये जो हाइड्रोजन आयंस रिलीज हुए ना, हाइड्रोजन आयंस, H2CO3 ब्रेक किया, HCO3 प्लस एंड H प्लस तैयार हुआ हाइड्रोजन आयन। अगर ये हाइड्रोजन आयन बढ़ गया बहुत बढ़ गए, तो ब्लड का पीएच बहुत कम होगा ना, एसिडिक हो जाएगा ना। Yes, sir. तो ये जो हीमोग्लोबिन है ना, जिसने ऑक्सीजन को डिलीवर किया कुछ हद तक, वो हीमोग्लोबिन रिएक्ट करता है H से और HHB बनता है। HBB नहीं, सॉरी, HHB बनता है। क्या बनता है? HHB. HHB मतलब HHB. हीमोग्लोबिन प्लस हाइड्रोजन आयन। क्या है? ये हाइड्रोजन आयन H2CO3 से आया और ये हीमोग्लोबिन, और क्या बनता है? HHB। और HHB का मतलब क्या है? इट इज अ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। रिड्यूस है ना, कोई भी चीज अगर हाइड्रोजन लेती है तो रिड्यूस होती है, हाइड्रोजन डोनेट करती है तो ऑक्सीडाइज होती है। आपको पता है केमिस्ट्री का बेसिक फंडा। Yes, sir. So, तो हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन दिया कुछ हद तक और H2CO3 से हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन दिया और हाइड्रोजन ले लिया, तो हीमोग्लोबिन बना रिड्यूस हीमोग्लोबिन। मतलब इसने एसिडिटी को ज्यादा कम बढ़ने नहीं दिया, हाइड्रोजन को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया, एसिडिटी को ज्यादा कम नहीं होने दिया। राइट? अगर हाइड्रोजन बढ़ेगा तो एसिडिटी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि बढ़ेगी। पीएच कम होगा ना।
तो हीमोग्लोबिन Yes, क्या sir. करता है, जो भी जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करवाता है वो ये हाइड्रोजन को पकड़ के रखता है, तो हीमोग्लोबिन जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है। तो रिड्यूस हीमोग्लोबिन जो है ना HHB, हीमोग्लोबिन प्लस हाइड्रोजन HHB, उसको बोलते हैं, वो एक प्रकार का एक प्रकार का क्या बोलते हैं उनको, उसको क्या बोलते हैं, बफर के तरह काम करता है। कैसे काम करता है? इट एक्ट लाइक अ बफर, इट Buffer. एक्ट लाइक अ बफर, क्योंकि ये एसिडिटी हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा बढ़ने को नहीं देता, एसिडिटी बहुत ज्यादा कम होने को नहीं देता। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes. ओके ओके। ये एक जो बाइकार्बोनेट बना है अभी, H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड बना था, वो डिसोसिएट हुआ क्योंकि अनस्टेबल है, हाइड्रोजन तो ले लिया हीमोग्लोबिन ने, वो रिड्यूस हो गया और उसने ब्लड का पीएच जो है वो ज्यादा रिड्यूस मतलब रिड्यूस करने नहीं दिया, स्टेबल कर लिया ब्लड के पीएच को। तो जो बाकी का बचा HCO3 माइनस मतलब कार्बोनेट आयन, वो कार्बोनेट आयन बाहर चला जाएगा, आरबीसी से बाहर प्लाज्मा में चला जाएगा, राइट? आरबीसी से बाहर कहाँ चला जाएगा? प्लाज्मा में। Plasma. तो इसका मतलब है अगर आरबीसी के बाहर चला गया HCO3 माइनस, तो आरबीसी का नेगेटिव चार्ज कम हुआ, एक नेगेटिव चार्ज कम हुआ, क्योंकि नेगेटिव आयन बाहर चला गया ना, एनायन बाहर चला गया ना। हेलो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये कार्बोनेट आयन बाहर गया, तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए क्या चाहिए? उसके 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 अंदर एक नेगेटिव आयन अंदर आना चाहिए। तो उसके अंदर क्या आता है? क्लोराइड आता है। क्या आता है उसके अंदर? ये देखो क्लोराइड आ गया। लेकिन क्लोराइड कहाँ से आया? ये क्लोराइड था इसमें प्लाज्मा में, सब बाहर का प्लाज्मा है ना। तो प्लाज्मा में सोलिड होते हैं सॉल्ट, जैसे कि NaCl, KCl होते हैं कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तो ये NaCl या KCl टूट जाते हैं प्लाज्मा में, और उसका क्या बनता है? Na+ या K+ एंड Cl माइनस। ये Cl माइनस जो बनता है ना NaCl या KCl टूटने से, वो फिर चला जाता है इसके अंदर, आरबीसी के अंदर। क्यों चला जाता है? क्योंकि आरबीसी के अंदर से एक चार्ज, नेगेटिव चार्ज बाहर आ गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन अंदर जाता है। उसको ही बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं उसको? क्लोराइड शिफ्ट। Chloride. और क्लोराइड शिफ्ट को एक साइंटिस्ट ने समझाया था, इसको, उसका नाम था हैमबर्गर्स। तो क्लोराइड शिफ्ट को बोलते हैं हैमबर्गर्स फिनोमिना या हैमबर्गर्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? हैमबर्गर्स फिनोमिना। Hamburger. Hamburgers. ओके। अभी देखो Yes, sir. प्लाज्मा में क्या हुआ? NaCl या KCl टूटा था, Na+ NaCl है तो Na+, Cl माइनस, KCl है तो K+, Cl माइनस। Cl माइनस अंदर गया था क्योंकि HCO3 माइनस बाहर आया था उसको बैलेंस करने के लिए। ये जो Na+ है उसका क्या होगा? देखो ये Na+ या K+ है, हमें देखा कि HCO3 माइनस मतलब कार्बोनेट आयन बाहर आया था कि नहीं? Yes, sir. ये कार्बोनेट आयन ये NaCl मतलब Na+ या K+ से रिएक्ट होता है, Na+ या K+ से रिएक्ट होता है, और उससे क्या बनता है? उससे बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, राइट? इससे क्या बनता है? सोडियम Yes, sir. बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट। मतलब जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर गया था, वो आरबीसी के अंदर पानी के साथ रिएक्ट हुआ ड्यू टू द एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज, और उससे बना H2CO3 कार्बोनिक एसिड। लेकिन कार्बोनिक एसिड हाईली अनस्टेबल है, तो वो ब्रेक हुआ कार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन ज्यादा बढ़े तो पीएच कम होगा, एसिडिटी बढ़ेगी। इसके लिए जो ऑक्सीजन दिया था हीमोग्लोबिन ने, वो हीमोग्लोबिन ने हाइड्रोजन आयन को ले लिया अपने पास, और वो बन गया रिड्यूस हीमोग्लोबिन दैट एक्ट एज अ बफर, इट रेजिस्ट द चेंज इन द पीएच। और जो बाइकार्बोनेट आयन बने थे वो बाहर चले गए, आरबीसी के बाहर चले गए प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में जो Cl था वो अंदर आ गया टू बैलेंस द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज कम हुआ तो नेगेटिव चार्ज अंदर आना चाहिए बैलेंस करने के लिए। उसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमिना। ये क्लोराइड कहाँ से आया? प्लाज्मा में पोटेशियम क्लोराइड था, सोडियम क्लोराइड था, वो तो ब्रेक हुआ था, सोडियम प्लस या पोटेशियम प्लस एंड Cl माइनस। तो Cl माइनस अंदर गया, क्लोराइड शिफ्ट हैमबर्गर्स फिनोमिना, और सोडियम प्लस या पोटेशियम प्लस से कौन रिएक्ट हुआ? या HCO3 जो बाहर आया था, और क्या बना? सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट। मतलब जो 70% CO2 अंदर गया था आरबीसी, 93% CO2 अंदर गया था आरबीसी के, उसमें 70% CO2 का बन गया H2CO3, और बाद में HCO3 माइनस, और HCO3 बाहर आ गया और उसका बन गया सोडियम या पोटेशियम बाइकार्बोनेट। मतलब जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया था आउट ऑफ 93%,
वो फिर बाहर आया है, और प्लाज्मा के अंदर ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड अभी मौजूद है। आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. Yes, sir. मतलब इसका मतलब क्या है कि 7% तो डायरेक्टली प्लाज्मा में डिजॉल्व हुआ था, 93% आरबीसी के अंदर गया था, उसमें से 23 या 22-25% मतलब 23% कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बना था। वो तो आरबीसी कैरी करेगा क्योंकि कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन तो आरबीसी के अंदर ही है। लेकिन जो 70% था बाकी का, वो फिर बाहर ही आया था, आरबीसी के बाहर ही आया था। और आरबीसी के बाहर मतलब प्लाज्मा के अंदर उसका बना था क्या? सोडियम या पोटेशियम बाइकार्बोनेट। मतलब जो ये ब्लड टिश्यू से लंग में चला जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने एरो निकाला, ये ब्लड टिश्यू से लंग में जाएगा, तो ये क्या कैरी करेगा? आरबीसी के अंदर 23% कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, और प्लाज्मा के अंदर 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड 70% कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम या पोटेशियम बाइकार्बोनेट। मतलब आरबीसी के अंदर क्या कैरी हुआ एक्चुअली? आरबीसी के अंदर सिर्फ 23 या 20-25% या 23% कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन कैरी हुआ टिश्यू ब्लड टू लंग ब्लड, टिश्यू टू लंग तक। और ये ब्लड के जो प्लाज्मा था, उस प्लाज्मा में 7% डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड 70% कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। जब ये भी पूरा ब्लड टिश्यू से होके लंग के अल्वियोला के पास जाता है, मतलब लंग कैपिलरी में जाता है, तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट है 70%, वो फिर बाद में टूट जाएगा और वापस क्या बनेगा? अगर सोडियम बाइकार्बोनेट है तो सोडियम प्लस प्लस बाइकार्बोनेट प्लस कार्बोनेट आयन, Na प्लस प्लस HCO3 माइनस मतलब कार्बोनेट आयन बन जाएगा। अगर ये KHCO3 है मतलब पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, तो ये ब्रेक हो जाएगा K प्लस प्लस HCO3 माइनस। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और बाद में उसका क्या बनेगा ब्रेक होने के बाद? Na प्लस HCO3 माइनस या K प्लस HCO3 माइनस मतलब कार्बोनेट आयन एंड सोडियम क्या या पोटेशियम आयन। ये बाइकार्बोनेट हमें पता है ये अनस्टेबल है, ये फिर से ब्रेक हो जाएगा और क्या बनेगा? इससे बनेगा H2O एंड CO2, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। और ये भी रिएक्शन कौन कैरी आउट करेगा? कार्बोनिक अनहाइड्रेज कैरी करेगा। कार्बोनिक अनहाइड्रेज दोनों टाइप की रिएक्शन कैरी करता है, CO2 प्लस H2O H2CO3 या H2CO3 बैक इनटू H2O प्लस CO2। फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों कौन कैरी करता है? कार्बोनिक अनहाइड्रेज, राइट? Yes, sir. Yes, sir. टिश्यू में फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। टिश्यू में फॉरवर्ड रिएक्शन क्यों होगा? क्योंकि टिश्यू में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, तो अगर ये रिएक्टेंट का Yes, sir. कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है CO2 का, तो ये प्रोडक्ट बनेगा H2CO3 बनेगा। लेकिन इधर लंग में CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है, मतलब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये बैकवर्ड जाएगा H2CO3 से बैकवर्ड। अगर CO2 ज्यादा है तो फॉरवर्ड जाएगा H2CO3 बनेगा, लेकिन CO2 कम है तो H2CO3 से वापस H2O प्लस CO2 बन जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर? Yes, sir. देखो अगर ये Yes, sir. कोई हमने देखा कि H2O फिर CO2 प्लस H2O, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये कौन बनाता है? कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम बनाता है, और क्या बनता है उसका? H2CO3 बनता है, और ये फिर ब्रेक होता है और इससे क्या बनता है? H प्लस प्लस HCO3 माइनस आयन। ये भी कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम कैरी करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो रिएक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये बनेगा। लेकिन अगर HCO3 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, HCO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ये होगा बैकवर्ड रिएक्शन। ये कहाँ पे होता है? ये CO2 का कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर ज्यादा कहाँ पे होता है? ये होता है टिश्यू में। कहाँ पे होता है ये? टिश्यू में। तो टिश्यू में होता है फॉरवर्ड रिएक्शन। और HCO3 मतलब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम कहाँ पे होता है? लंग में। तो ये बैकवर्ड रिएक्शन कहाँ पे होगा? ये लंग पे होगा। ये कहाँ पे होगा? लंग में होगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. क्लियरली अंडरस्टैंडिंग? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये टिश्यू में हो रहा है, ये लंग में हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये पहला देखा ना, ये फॉरवर्ड वाला था सब।
और ये लंग में हुआ था, ये लंग में हुआ, और ये सब बैकवर्ड वाला है ना, बैकवर्ड वाला ये सब टिश्यू में हुआ था। सॉरी, ये टिश्यू में हुआ था, उल्टा 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 देखो, ये टिश्यू में हो, टिश्यू में CO2 ज्यादा है ना, लंग में CO2 ज्यादा नहीं, ये टिश्यू में होता है ना। Yes, sir. और ये कहाँ पे, ये लंग में हुआ है, क्योंकि ये लंग में CO2 कम है। सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सबको क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. देखो देखो क्या किया हमने इधर। तो ये टिश्यू लंग में आने के बाद ये जो NaHCO3 या KHCO3 था वो ब्रेक हुआ था, ये ब्रेक हुआ है, ये देखो ये ब्रेक हुआ है, ये ब्रेक हुआ है और वापस CO2 बना। वो CO2 चला गया अल्वियोलस के अंदर, क्योंकि कैपिलरी से अल्वियोलस में CO2 कम है, और वो CO2 चला जाएगा बाहर, ये CO2 जाएगा बाहर। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। Yes, sir. किसी को कुछ डाउट है तो पूछ ले इधर। If you understood the carbon dioxide transport, then thumbs up. Otherwise, you can raise your hand and you can ask your doubt directly. If the mechanism of transport of carbon dioxide is clear to you, then please. Otherwise, ask me. Call first. एक बार ना, मैं भी कोई स्लाइड नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ इमेजिन करो आप। यस, सिर्फ इमेजिन करो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। क्या हुआ था टिश्यू में, क्या हुआ था और लंग में क्या हुआ था, ये इमेजिन करो। देखो टिश्यू में क्या हुआ था ये भी भूल जाओ, अभी 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 इमेजिन करो। देखो कि टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया था, क्योंकि टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से डिफ्यूज होके आया विनस ब्लड में। ब्लड के अंदर क्या था, ब्लड के अंदर प्लाज्मा था और आरबीसी था। तो ये क्या हुआ था ब्लड के अंदर कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जितना आया टिश्यू से, उसमें से 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो गया प्लाज्मा के अंदर। ऑक्सीजन कितना डिजॉल्व होता है? 3%। CO2 कितना डिजॉल्व होता है? 7%। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कम सोल्यूबल है और CO2 ज्यादा सोल्यूबल है। तो CO2 7% डिजॉल्व हुआ प्लाज्मा में, बाकी का 93% CO2 सीधा आरबीसी के अंदर चला गया। राइट, आरबीसी के अंदर चला गया। आरबीसी के अंदर क्या है कि आरबीसी के अंदर उसमें से 20 to 25%, मतलब एक्चुअली 23%, लेकिन एनसीईआरटी कहती है 20 to 25%। तो 20 to 25% CO2 जो गया था आउट ऑफ 93%, वो किससे बाउंड हुआ? हीमोग्लोबिन से। क्यों? देखो जब ब्लड टिश्यू में आया था तो टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ा था, तो ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का हो रहा है डिसोसिएशन। हाँ अर्णव, अर्णव you want to ask something? Arnav, can you hear me? Do you want to ask something? You have raised your hand. Sorry sir, गलती से हो गया सर। ऐसा मत करो, फ्लो कट हो जाता है ना। आपको अभी 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 मोबाइल को हाथ लगने की जरूरत ही नहीं ना, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, आपको जूम नहीं करना है, आप सामने रख दो सिर्फ मोबाइल आपका, सुन लो मेरी बात। तो टिश्यू में CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ा और CO2 आया ब्लड के अंदर, ब्लड में वो 7% डिजॉल्व हो गया प्लाज्मा में, 93% चला गया आरबीसी के अंदर, और उसमें से वो 93 में से 25 या 23% रिएक्ट हुआ हीमोग्लोबिन से और बना कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन।
कितना सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बाकी के बच्चे sir. बोल रहे, एक बच्ची कॉन्स्टेंटली सिर्फ बोल रही है, बाकी के बच्चे कुछ बोल Yes, रहे sir. हैं। अरे यस नो तो बोलना है ना, किसका Yes, sir. यस या नो इतना ही बोलो बेटा, अभी सिंसियरली पढ़ने का है ना, इसका मजा नहीं है, मतलब सब टाइम पास नहीं है ना, तो यस या नो इतना तो बोल सकते हो बेटा। मैं फिर से आपको रिवाइज कर रहा हूँ ना ये, हाँ? इतना हमको क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो अभी उसका मतलब क्या है कि ये क्यों हुआ था, हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड क्यों फॉर्म हुआ, बॉन्ड कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन क्यों बना? क्योंकि हमें पता है कि CO2 का पार्शियल बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का होता है डिसोसिएशन, Hb4O2 ब्रेक इनटू Hb प्लस O2। O2. O2 तो चला है टिश्यू के अंदर, और जो हीमोग्लोबिन रहा ना, वो हीमोग्लोबिन जो है उससे बाइंड होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और बनेगा कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. जो बाकी का 70% था ना CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से नहीं बाइंड हुआ था आरबीसी के अंदर, उसका क्या हुआ? वो तो रिएक्ट हुआ H2O के साथ। आरबीसी के अंदर पानी भी है ना, आरबीसी के अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है प्लाज्मा में, तो आरबीसी के अंदर कार्बोनिक अनहाइड्रेट एंजाइम बहुत ही ज्यादा है, प्लाज्मा में भी है लेकिन प्लाज्मा में बहुत कम होता है। कार्बोनिक अनहाइड्रेट एंजाइम रेयरली होता है, बहुत कम होता है, लेकिन होता है, थोड़ा सा ही होता है। लेकिन आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेट, जो कि फास्टेस्ट एंजाइम है। तो क्या होता है, CO2 प्लस H2O से बनता है H2CO3, और H2CO3 अनस्टेबल है तो ब्रेक होता है H प्लस प्लस HCO3 माइनस, मतलब प्रोटॉन्स एंड कार्बोनेट आयंस। तो प्रोटॉन तो बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से और बनता है हीमोग्लोबिन, रिड्यूस हीमोग्लोबिन, दैट एक्ट एज अ काइंड ऑफ अ बफर, एंड वो एसिडिटी बढ़ने को नहीं देता, H प्लस बढ़ने को नहीं देता, राइट? और जो कार्बोनेट बनता है HCO3 माइनस, वो आरबीसी के अंदर नहीं रहता, वो आरबीसी से बाहर जाता है, मतलब आरबीसी का एक नेगेटिव चार्ज कम होता है और उसके बदले में क्लोराइड आयन अंदर आता है, उसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमेना। क्लोराइड कहाँ से अंदर आ गया आरबीसी के अंदर? जो प्लाज्मा के अंदर NaCl KCl था वो भी ब्रेक हुआ, और NaCl ब्रेक होता है तो बनता है Na प्लस Cl माइनस, KCl ब्रेक होता है तो बनता है K प्लस Cl माइनस। तो Cl अंदर गया, HCO3 बाहर आया था। ये भी ये HCO3 किससे रिएक्ट हुआ? Na प्लस या K प्लस से। Na प्लस से रिएक्ट होता है तो Na प्लस प्लस HCO3 माइनस से बनता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर बनता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये कहाँ पे बनता है? प्लाज्मा में बनता है, प्लाज्मा में, मतलब 70% कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, राइट? 23% कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, और 7% इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में टोटल कितना है? 7% डिसॉल्व और 70% सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट। मतलब प्लाज्मा कितना कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड? 77%, राइट? और आरबीसी कितना करता है? 20 to 25%, या एग्जैक्टली 23%। इज दिस क्लियर नाउ? Yes, Yes, sir. sir. ये सब मटेरियल Yes, sir. अभी, ये सब ब्लड अभी गया है आरबीसी, सॉरी अल्वियोलाई के अंदर गया, मतलब सॉरी लंग के अंदर गया है। तो लंग में CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो 23% था, कार्बन डाइऑक्साइड जो 23% था इसके पास, किसके पास? हीमोग्लोबिन के पास, वो चला जाएगा। जो NaH या KHCO3 था वो भी ब्रेक होगा, Na या K प्लस प्लस HCO3 माइनस, और HCO3 माइनस वापस ब्रेक होगा H2O प्लस CO2, और CO2 बाहर चला जाएगा। तो CO2 बाइकार्बोनेट से चला गया बाहर, हीमोग्लोबिन से चला गया, और डिसॉल्व से चला गया बाहर, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से विद ऑक्सीजन Yes, से। sir. इज इट क्लियर टू यू नाउ? Yes, sir. ओके, Yes. Yes, sir. so all these are related to the, ये किससे रिलेटेड है? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो खत्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. sir. ओके,
ये अगर स्लाइड आपको समझ में नहीं आ रही है ना, तो क्या करो आप अपने ना नोटबुक पे ये, क्योंकि क्या होता है कि मुझे एक ही स्लाइड छोटी सी जगह पे सारा दिखाना था, तो हो सकता है कि एक बहुत खिचपिच है, तो आप ये शांति से ये बड़े पेज पे, आपके नोटबुक के बड़े पेज पे ऐसे हॉरिजॉन्टल रख के उसको ड्रॉ करो अच्छी तरह से, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, समझ समझ के ड्रॉ करो, ये कोई रटने की चीज तो है नहीं, सिंपल सी चीज है, रटने की चीज तो है नहीं। आफ्टर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग अभी बात करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे। देखो हमें अभी क्या क्या देखा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूरी हुई है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा हुआ, देख, और उसके बाद क्या पूरा हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन एसोसिएशन कर्व, बोहर्स इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट, हैम्बर्गर्स फिनोमेना, क्लोराइड शिफ्ट, सब अभी तक का हुआ। अभी हमारे 2 पॉइंट बचे हैं इस चैप्टर से, और एक तो पॉइंट है, एक पॉइंट है, 2 चैप्टर बचे, दो टॉपिक बचे, एक है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग और दूसरा है सम डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, राइट? ये अभी खत्म करते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग की 2 मैकेनिज्म है, एक है नर्वस कंट्रोल और दूसरा है केमिकल कंट्रोल। एक है नर्वस कंट्रोल और दूसरा होता है केमिकल कंट्रोल, दूसरा होता है केमिकल कंट्रोल, नर्वस एंड केमिकल कंट्रोल होता है। तो नर्वस कंट्रोल में क्या होता है, आपको नर्वस सिस्टम का हुआ है क्या चैप्टर? नहीं ना? हो गया। ओके ठीक है, हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो इतना तो पता होगा, हमारा ब्रेन का फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन होता है, और हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स वैरोलिया और सेरेबेलम होता है। Yes, sir. अगर नहीं Yes, पता sir. तो इतना जान लो, सपोज ये हमारा ब्रेन का ये है पोन्स वैरोली, ये है मेडुला ऑब्लंगेटा। सपोज ये है पोन्स वैरोली और ये है मेडुला ऑब्लंगेटा, एमओ, ठीक है? तो ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ना, उसमें एक सेंटर है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या है उसके अंदर? इधर इधर है RRC, मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी, राइम बोलो या रिदम बोलो, Rhythm center. सेंटर, ये है मेडुला ऑब्लंगेटा में, क्लियर? Yes, और sir. ये मेन सेंटर है, ये मेन सेंटर है, ये मेन सेंटर है, मेन सेंटर कंट्रोल ब्रीदिंग, कंट्रोलिंग ब्रीदिंग, कंट्रोलिंग RR या रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट या ब्रीदिंग रेट। कितना होता है रेस्पिरेटरी रेट? 12 to 16 पर मिनट, राइट? Yes, sir. ओके, तो ये कंट्रोल कौन करता है? ये इनवॉलंटरी होता है, ये कौन करता है कंट्रोल? मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा कौन सा पार्ट? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RRC। ओके, तो कैसे कंट्रोल करता है? देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे हमारा लंग है, सपोज ये एक लंग है, ये सपोज दूसरा लंग है, पता है हमको, और उसके बाहर प्लूरा वगैरह होता है, आपको पता है, प्लूरा वगैरह होता है। उसके नीचे यहाँ पे डायफ्राम होता है, और यहाँ पे ये है इंटरकोस्टल मसल है ना, ये रिब्स, सॉरी ये है रिब्स की हड्डियां है, कट सेक्शन है ना, रिब्स सेक्शन, Yes, क्लियर? sir. और इसके बीच होता है इंटरकोस्टल मसल। क्या होता है? इंटरकोस्टल मसल। वो 2 टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से न्यूरॉन जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं न्यूरॉन? 2 जगह पे, डायफ्राम पे, कहाँ पे जाते हैं? डायफ्राम पे, और ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पे, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या होता है कि ये जो RRC इधर में दिख रहा हो, RRC होता है ना, RRC मेडुला ऑब्लंगेटा का, वो सिग्नल देता है, ये सिग्नल देता है
मतलब इम्पल्स देता है, इम्पल्स, नर्व इम्पल्स, मोटर इम्पल्स, मोटर सिग्नल या मोटर इम्पल्स किसको देता है? ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम को, एंड डायफ्राम को, ठीक है। और उससे डायफ्राम होता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है डायफ्राम का? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमें पता है उससे क्या होता है, इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन? इससे होता है इंस्पिरेशन। क्या होता है? इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन। ये सिग्नल कितने मिनट, कितने टाइम के लिए भेजता है? देखो 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीदिंग, मतलब एक ब्रीदिंग का बोलो तो 5 सेकेंड, एक ब्रीदिंग ब्रीदिंग ब्रीद इन ब्रीद आउट 5 सेकेंड, और उसमें से इंस्पिरेशन 2 सेकेंड और एक्सपिरेशन 2 सेकेंड। तो इंस्पिरेशन होता है कितने के लिए होता है? 2 सेकेंड के लिए होता है। कितना होता है? 2 सेकेंड के लिए। मतलब ये 2 सेकेंड का सिग्नल होता है। कितना? 2 सेकेंड का। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आरआरसी को पता नहीं, आरआरसी सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल दे सकता है कि भाई तू सिग्नल जा और उसको कॉन्ट्रैक्ट कर, इसको पता है, लेकिन उसको कब रुकना है पता नहीं है। तो अगर वो रुका नहीं ना तो कॉन्ट्रैक्शन होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। और कॉन्ट्रैक्शन इतना होगा कि लंग तो बहुत डायलेट होगी, लंग इतने डायलेट होगी तो फट भी सकते हैं ना। तो आरआरसी को रुकवाना चाहिए किसी तो, जिसको तो किसी ने तो उसको इनिबिट करना चाहिए ना। तो पॉन्स Yes, sir. वैरोली में इधर एक सेंटर होता है, पॉन्स वैरोली में, उसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या बोलते हैं उसको? Pneumotaxic center. न्यूमोटैक्सिक सेंटर, टैक्सिक सेंटर। वो क्या करता है? वो इसको सिग्नल देता है आरआरसी को। वो सिग्नल किसको देता है? आरआरसी को। क्या देता है? इनिबिट का। किसका? इनिबिट का। तो मैं इधर लिखता हूं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, पी साइलेंट है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर आरआरसी वाला, या पॉन्टिक सेंटर बोलते हैं उसको, पॉन्टाइल भी बोलते हैं, पॉन्टाइल न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये है पॉन्स वैरोली में। वो क्या करता है? ये सिग्नल देता है आरआरसी को, आरआरसी को क्या देता है? स्टॉप सिग्नल। क्या देता है? स्टॉप Stop सिग्नल, signal. स्टॉप मोटर सिग्नल। कितने टाइम के लिए देता है? 3 सेकेंड के लिए, 3 सेकेंड के लिए। तो उसका मतलब है आरआरसी क्या करता है? इनिबिट करता है, कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट करता है, मतलब सिग्नल स्टॉप करता है, आगे का स्टॉप सिग्नल। इसके ऊपर का एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम, राइट। तो उससे क्या होता है? उससे होता है एक्सपिरेशन। क्या होता है? Expiration. Expiration. मतलब उसका कॉन्ट्रैक्शन रुकवा दिया ना तो होता है एक्सपिरेशन। कॉन्ट्रैक्शन शुरू है तो इंस्पिरेशन, कॉन्ट्रैक्शन बंद हुआ तो एक्सपिरेशन, क्योंकि एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस है ना। तो इंस्पिरेशन 2 सेकंड के लिए, एक्सपिरेशन 3 सेकंड के लिए। ये आपको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. देखो तो क्या होता है पहले कि आरआरसी ने सिग्नल दिया एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल मसल को और डायफ्राम को, डायफ्राम और इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इसका मतलब है इंस्पिरेशन हो गया। 2 सेकंड के लिए सिग्नल जाता है तो 2 सेकंड के लिए इंस्पिरेशन होता है बाद में। लेकिन इसको पता नहीं है आरआरसी को कब रुकना है, तो उसको रुकने के लिए कहाँ से ऑर्डर आता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर से। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे सिग्नल देता है? आरआरसी की भाई तू स्टॉप कर, भाई तू सिग्नल मत दे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को और डायफ्राम को। तो वहां से सिग्नल आना बंद होता है। जब ये होता है ना, जब ये होता है ना तो ड्यू टू दिस क्या होता है कि ये वाला सिग्नल जो होता है ना, ये स्टॉप होते हैं। क्या होते हैं? स्टॉप होते हैं और एक्सपिरेशन हो जाता है। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके। और इधर ना एक और सेंटर है, एमओ में एक और सेंटर है, मेडुला ऑब्लंगटा में एक और सेंटर है, उसको बोलते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर। क्या बोलते हैं उसको? एपन्यूस्टिक सेंटर। इसके बारे में ज्यादा क्लियर आइडिया नहीं है, लेकिन इतना बोला जाता है कि एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है? जो आरआरसी का सिग्नल रुका था वो स्टार्ट करने में हेल्प करता है। स्टार्ट आरआरसी का सिग्नल रुका था वो स्टार्ट करने में हेल्प करता है। हेल्प आरआरसी टू स्टार्ट
सिग्नल, टू स्टार्ट सिग्नल। क्लियर आपको इतना? Yes, sir. ओके यस तो सर। इधर हाँ, तो ये हो गया न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes. अभी बात करेंगे हम लोग केमिकल कंट्रोल की। अभी बात करेंगे अभी बात करेंगे केमिकल कंट्रोल की। देखो हो जाएगा 2-4 मिनट में। केमिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल क्या होता है? देखो हमने जो यहाँ पे मेडुला ऑब्लांगेटा देखा था ना, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये Yes, एमओ sir. है, एमओ। तो मेडुला ऑब्लांगेटा में ही एक एरिया ऐसा होता है, इसको बोलते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया। क्या बोलते हैं? कीमो सेंसिटिव एरिया। ठीक है? Yes, sir. और ये एरिया Yes, और sir. कहाँ पे होता है? ये एमओ पे होता है। और कहाँ पे होता है ये एरिया? और 2 जगह पे होता है। एक तो एवर्टिक आर्क में एंड कैरोटिड आर्क में भी। यहाँ पे लिखता हूँ एवर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्क। ये क्या होता है? कैरोटिड आर्टरी। ये पहले क्या होता है बात सुनो। हमें पता है ना, हम आपने हार्ट देखा था ना, हार्ट। तो हार्ट का ये वेंट्रिकल है, ये एट्रिया है, राइट? तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सिस्टमिक एओर्टा निकलता है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. और सिस्टमिक एओर्टा निकलता है ना, तो उसको बोलते हैं सिस्टमिक आर्क, क्योंकि ये ऐसा कर्व होता है ना, कर्व, तो उसको बोलते हैं सिस्टमिक आर्टरी या आर्क। तो उसके अंदर होते हैं एओर्टिक बॉडीज। उसके अंदर क्या होते हैं? एओर्टिक बॉडीज होते हैं। और इसके 3 ब्रांच होते हैं, पता है ना आपको? 3 ब्रांच ऐसे होते हैं ना इसके। Yes, सिस्टमिक sir. आर्टरी के 3 ब्रांच होते हैं ना। Yes, sir. तो एक ऊपर जाता है ब्रेन की तरफ, उसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। द आर्टरी व्हिच सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन, द आर्टरी व्हिच सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन। ब्रेन को जो आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड, उसको कैरोटिड आर्टरी बोलती है। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तो जो एवर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी है ना, उसमें भी, उसके अंदर भी केमोसेंसिटिव एरिया है। उसके अंदर भी क्या है? केमोसेंसिटिव एरिया है। तो केमोसेंसिटिव एरिया कहाँ कहाँ पे है? नंबर 1 मेडुला ऑब्लांगेटा में, नंबर 2 एओर्टिक आर्क में, और नंबर 3 कैरोटिड आर्टरी में। 3 जगह पे ये केमोसेंसिटिव एरिया है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। यस सर। तो जब ना बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस बढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एंड हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो ये केमोसेंसिटिव एरिया होता है ना, केमो रिसेप्टर, वो होते हैं एक्टिवेट। ये क्या होते हैं? एक्टिवेट। और ये केमोसेंसिटिव एरिया सिग्नल देते हैं। किसको सिग्नल देते हैं? दे गिव सिग्नल टू केमोसेंसिटिव एरिया ये होते हैं एक्टिवेट। और दे विल सेंड द सिग्नल टू, दे विल गिव सिग्नल टू आरआरसी। किसको देते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल देते हैं। और आरआरसी क्या करता है? ये क्या करता है? रेट बढ़ाता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज करता है। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है और नॉर्मल हो जाता है, सिस्टम नॉर्मल, रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेस। इज इट क्लियर? केमिकल कंट्रोल। Yes, sir. यस सर। ओके। तो एमओ है ना, एमओ, ये इसको कब पता चलता है कि बाबा CO2 एंड H+ बढ़े? ब्लड के अंदर बढ़ते हैं ना CO2 एंड H+। Yes, sir. हेलो। तो ये एओर्टिक बॉडी को और कैरोटिड बॉडी को, कैरोटिड आर्टरी को पता चलता है क्योंकि उसके अंदर ही ब्लड है। लेकिन एमओ के अंदर सीधा ब्लड नहीं है। एमओ के अंदर क्या है? CSF है। क्या है? CSF है। अंडरस्टैंड?
तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अगर ब्लड में बढ़ते हैं CO2H+ तो CSF भी बढ़ता है, क्योंकि ब्लड से जो ऑक्सीजन होता है वो CSF को जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, और वहां से जाता है ब्रेन को, डायरेक्टली नहीं जाता। आपको पता होगा ना? Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. अगर CO2 एंड H+ बढ़ गए, ओके, किसी कारण बढ़ गए, तो क्या होता है, कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट हो जाता है, तीन ही जगह का, ऑल 3 पार्ट्स का, और वो सिग्नल देते हैं RRC को, और RRC रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ाता है ताकि CO2 बाहर चला जाए। इज इट क्लियर टू यू केमिकल कंट्रोल? Yes, sir. Yes. ओके, Yes. अगर आपको ये सब क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हैं बिफोर लीविंग द क्लास। यस, कम ऑन फास्ट। ओके, कल हम इसको खत्म करेंगे और शायद PYQ भी शुरू करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट बचा है। ओके, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू, गुड नाइट। Good night, Good sir. night, sir. गुड नाइट, यस, Night, sir. गुड नाइट।